हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 6 को शुरू करते हैं। आज की तारीख 3 अप्रैल 2020। जब ये वो उठा उसने देखा कि आज फिर से एक बार वो ज़्यादा देर तक सोया है। 10 बज चुके थे। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वो तो ये सोच रहा था कि आज तो उसके डैड से उसका सामना ना हो, लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। अपने डैड के साथ एक ही घर में रहकर वो उनसे कितनी देर तक छुप सकता है, खासकर ऐसी नाजुक परिस्थिति में। ये वो तो ये सोचकर आश्चर्य कर रहा था, उसके डैड ने आज उसे जगाया क्यों नहीं। उसके नींद की और आराम की परवाह उसके डैड को कब से होने लगी। वैसे उसके डैड अपनी जिद तो छोड़ने वाले हैं नहीं, उनसे ऐसी आशा रखना भी बेवकूफ़ी ही है। ऐसे में एक ही हल निकलता है। जेम्स वांग को यह यकीन होगा कि वो ईफे से शादी करेगा ही करेगा। ईबो ने अपने डैड को काउच पर बैठा हुआ पाया, जो उसकी तरफ देखकर बड़ी ही शांति से स्माइल कर रहे थे। ईबो चुपचाप अपनी बैग लेकर वहाँ से निकलने लगा तो उसके डैड ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो ईबो? अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई। जेम्स वांग की आवाज़ हमेशा की तरह शांत और डरावनी थी। क्या अब भी हमारे बीच में बात होना बाकी है? मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगा। ईबो ने अपनी बात रखी और मुड़कर वापस जाने लगा। तुम भी बिल्कुल अपने भाई की तरह हो। तुम दोनों को ये लगता है कि तुम दोनों मेरे खिलाफ जा सकते हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुझे जो कुछ भी पाना होता है मैं किसी भी कीमत पर वो पाकर ही रहता हूँ। जेम्स वांग ने कहा, आपको जो करना है आप कर लो, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई दोस्त है ना ही कोई गर्लफ्रेंड। मैंने आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बनाया जिसे आप मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए अपने ज़रूरत से ज़्यादा बड़े सपने भूल जाइए, क्योंकि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है। ईवो ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने शायद मुझे ठीक से सुना नहीं ईवो। जब मैंने कहा कि तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह हो, तो मेरा मतलब हर चीज़ से था, उसकी कमज़ोरी से भी। जेम्स वांग ने ईवो की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें भी वो लड़की पसंद है? मेंगजी? डैड! ईवो चिल्लाया। जेम्स वांग ईवो और जोई के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हाँ, ईवो की ज़िंदगी में जोई बहुत खास जगह रखती है, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड या लवर की तरह नहीं, उसकी माँ बहन की तरह। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली ऐसी लड़की है जिसकी वो दिल से इज्जत करता है। वो तो ऐसा सोचता था कि अगर उसकी माँ होती तो वो बिल्कुल जोई की तरह होती। फिर ईवो सोचने लगा, रुको, क्या ये मेरे और भाई के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं? ईवो ने झल्लाकर कहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरे और भाई के बीच में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। वो जानते हैं कि मैं और जोई एक दूसरे के लिए क्या है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम्हारी कोई कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि तुम सबसे अलग थलग रहते हो। लेकिन ये एक है जिसे मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें जोई पसंद है। वैसे नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन पसंद है, ये तो पक्का है। ये बात 100% सच थी। ईवो की कमज़ोरी है जोई और युआन। मैंने सुना है उस लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। क्या होगा अगर उसे कोई जॉब नहीं मिलेगा तो? जेम्स वांग ने कहा। अभी वो जेम्स वांग की तरफ गुस्सा और नफरत से देखने लगा। हाँ, ये बात सच थी। जेम्स वांग इस काबिल था कि वो किसी को भी हर तरफ से इतना मजबूर कर सकता है कि वो उसे घुटने पर ला दे, भीख मांगने पर मजबूर कर दे। ईवो को चुपचाप अपने सामने खड़ा देखकर जेम्स वांग ने कहा, मुझे लगता है तुम अब तक समझे नहीं। क्या होगा अगर उसका अभी अभी मिला जॉब ऑफर उससे छीन लिया जाए? तुम्हारा बदतमीज भाई इस बात से बहुत नाराज़ होगा। ईवो ने चिल्लाकर कहा, डैड, मेरे पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, ये बात फाइनल है, मैं लूफे से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, चले जाओ, तब तक मैं भी जोई से मिलकर आता हूँ। वैसे भी अभी तक मैंने अपने पोते को नहीं देखा है, जेम्स वान ने कहा, और ईवो वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। नहीं, डैड को युआन के बारे में कैसे पता चल सकता है? मैंने और भाई ने जोई को कितनी अच्छी तरह से छुपाया है। चलो एक बार के लिए मान भी ले कि जोई के जरिए वो मुझे ऐसे ही धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पोता कहा। क्या उन्हें पता है जोई ने एक लड़के को जन्म दिया है? सोचते हुए ईवो ने पलटकर अपने डैड की तरफ देखा। क्या क्या गलत कहा मैंने? ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हो जैसे कि तुमने भूत देख लिया हो? जेम्स वांग ने कहा। तो ईवो बोला, पर कैसे? क्या कैसे? तुम्हें क्या लगा तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम जोई और मेंग युआन को छुपा लोगे और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा?
अगर मुझे हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखनी है तो मुझे हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। ऐसे ही मैं तुम्हारा फादर नहीं कहलाऊंगा, जेम्स वांग ने कहा। ईबो तो अपनी जगह पर ही बुत बनकर खड़ा था। जेम्स वांग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता उस बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत है? क्या होगा अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि जोए उसे संभालने के काबिल नहीं है? अगर मैंने सोचा कि मुझे उस बच्चे को जोए से अलग करना है तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? क्या जोए और तुम्हारा भाई ठीक रह पाएंगे? क्या आप इंसान कहने के लायक भी हो? ईबो ने चिढ़कर कहा। हाँ, मैं 100% इंसान हूँ और मेरे ऐसा बनने की वजह भी यही है कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि इंसान लालची होते हैं। मैं हमेशा से ही लालची था और आगे भी रहूँगा। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मैं लालचियों का बादशाह हूँ। ईबो चुपचाप वहाँ से मुड़ा और जाने लगा तो जेम्स वांग ने कहा, मुझे लगता है उस लड़के को अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम और तुम्हारा भाई बिना माँ के बड़े हो सकते हो तो वो क्यों नहीं होगा? वैसे भी तुम दोनों के पास वो सब कुछ है जिसके मैंने सपने देखे थे। तो ठीक है, मैं तुम्हें आज रात तक का समय देता हूँ। तुम्हें रात तक मुझे जवाब देना होगा, हाँ मैं। ईबो को धमकाकर जेम्स वांग वहाँ से चला गया। ईबो सोचने लगा, मुझे पहले जोई और युआन को चेक करना चाहिए। वहाँ से सीधा ईबो जोई के घर के पास पहुँचा तो उसके घर के आसपास काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स थे जो ऑब्वियसली उसके फादर ने ही लगाए हुए थे। जोई ने दरवाज़ा खोला और ईबो से कहा, उन पर ध्यान मत दो, तुम अंदर आओ। मेरे घर के बाहर इतने सारे कुत्ते खड़े हैं, इसका मतलब ज़रूर तुम उस राजकुमारी से शादी करने के लिए मना कर रहे हो, है ना? जोई ने ईबो को अंदर आते ही पूछा। जोई ने उसे पानी देते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? पर ईबो की आंखों में डर झलक रहा था। जोई ने कहा, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तुम ठीक कैसे हो सकते हो? उस आदमी के साथ तुम एक ही घर में रह रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करो। जेम्स वांग निहायत ही नालायक और बेगैरत इंसान है। ईबो शक्ल करते हुए जोई के गले लग गया और उससे बोला, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? तुम तो डैड को जानती हो। ईबो, मैं डरी नहीं हूँ और ना ही कभी डरी थी, इसलिए मेरी ज़्यादा चिंता मत करो। वैसे भी उस आदमी को तुम मुझसे बेहतर जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ। ईबो सोच रहा था, तुम इसलिए नहीं डर रही हो जोए क्योंकि तुम्हें लगता है उसे युआन के बारे में नहीं पता है। लेकिन ईबो जोई को ये सब बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, पहले उन्होंने भाई के साथ ऐसा ही किया और अब शायद मेरी बारी है। खैर जाने दो, मैं बस देखना चाहता था कि तुम दोनों सही सलामत हो या नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। ईबो वापस मुड़ा तो जोई ने कहा, हाइक्वान यहाँ पर है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। क्यों, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? ईबो ने पूछा। वो बहुत शर्मिंदा है और गुस्सा भी, पर अपने आप पर। ईबो, उसे अभी तक तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है, जोई ने कहा। क्या तुमने उसे बता दिया कि तुम पढ़ाई खत्म करने के बाद इंग्लैंड शिफ्ट होना चाहती हो? ईबो ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, और मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी बता पाऊंगी, क्योंकि कल रात जो हुआ उसके बाद हाइक्वान खुद ही इतना बिखर गया है। अगर मैं भी अपने शिफ्ट होने की बात उसे बता दूंगी तो वो तो टूट ही जाएगा। मुझे पहले उसके संवरने का इंतज़ार करना होगा। क्या हुआ है, मुझे ठीक से बताओ। अगर बात मेरी एंगेजमेंट या फिर तुम्हारे शिफ्ट होने की नहीं है तो फिर क्या बात है? वो इतना बेचैन और परेशान क्यों है? ईबो ने पूछा। बेहतर होगा कि वो खुद ही तुम्हें बताए। जाओ, जाकर उससे मिल लो, युआन भी उसी के पास है, जोई ने बताया। जब ईबो जाने लगा तो जोई ने उसे आवाज़ लगाई, ईबो। ईबो पीछे मुड़ा। उसने कहा, ईबो, उसे बताना कि मैं उससे नाराज़ या फिर गुस्सा नहीं हूँ। वो तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। जोई के चेहरे पर फिर से एक बार वही दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। ईबो ऊपर के कमरे में चला गया। उसने हाइक्वान को आवाज़ लगाई तो हाइक्वान ने कहा, ईबो, तुम यहाँ कैसे? क्या जोई ने तुम्हें बुलाया है? ईबो ने कहा, नहीं, मैं बस उससे यहाँ मिलने आया था। उसने मुझे बताया कि तुम यहीं पर हो और कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो। क्या हुआ, क्या बात है? हाइक्वान ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। इस पर ईबो ने कहा, झूठ मत बोलो भाई, ज़रूर कोई बात है। तुम्हारा चेहरा पूरा उतर गया है। हाइक्वान ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अपनी बताओ, तुम भी कुछ खास नहीं लग रहे। क्या हुआ, कॉलेज में कुछ हुआ या फिर तुम्हारे फादर ने तुम्हें डांटा? अरे, मैंने पहले पूछा है तो मुझे पहले जवाब चाहिए, ईबो ने कहा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। कैसा मैसेज? हाइक्वान ने पूछा। तो ईबो ने कहा,
जोई ने कहा है, वो तुमसे नाराज़ या फिर गुस्सा नहीं है, तुम तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। ईबो की बात सुनकर हाइक्वान और भी दुखी हो गया। तो ईबो ने कहा, क्या अब तुम मुझे बताओगे हुआ क्या है आखिर? ईबो धीरे धीरे अपना सब्र खो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब कोई बात सबको पता हो उसे छोड़कर। अब हाइक्वान ईबो को अपनी आपबीती बताने लगा। दरअसल कल रात को हाइक्वान को यांगजी के साथ सोना पड़ा था, वो भी तब जब उसके फादर इन लॉ उसके दरवाजे के बाहर उन दोनों की आवाज़ें सुन रहे थे प्रूफ के तौर पर। असल में हाइक्वान और उसके फादर इन लॉ में हमेशा ही बहस होती रहती थी, क्योंकि यांगजी शादी के 2 साल बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। असल में हाइक्वान ने शादी की रात के बाद यांगजी को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। साथ ही उसने ये भी ख्याल रखा था कि यांगजी उससे प्रेग्नेंट ना हो। यहाँ तक कि वो यांगजी के साथ रूम भी शेयर नहीं करता था, ये बहाना देकर कि यांगजी अभी बच्ची है, उसकी पढ़ाई चल रही है और उसके पढ़ाई पर हाइक्वान का बुरा असर हो सकता है। यांगजी अपने पति की बात भी मान गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये आशा थी कि हाइक्वान अभी नहीं तो भविष्य में ही सही उसे ज़रूर अपना लेगा। उसे पता था हाइक्वान जोई की वजह से ही उसे अभी तक नहीं अपना पाया है। सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन अचानक से उसके सास ससुर टपक पड़े। उसके ससुर ने ये डिमांड की कि अब तक यांगजी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके ससुर ने उससे ये भी कहा कि वो अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। उन दोनों के झगड़े के बीच में यांगजी की मदर आ गई। उसने कहा कि उन्हें भी यांगजी शादी के 7 साल बाद मिली थी और अभी यांगजी खुद ही बच्ची है, इसलिए इस कपल को तय करने दो कि उन्हें बच्चा कब रखना है। हाइक्वान को लगा था कि डिनर के बाद उसके इन लॉज चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वहीं पर रात गुजारने की जिद की, जिस वजह से हाइक्वान और यांगजी को एक ही रूम शेयर करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके फादर इन लॉ उसके कमरे के बाहर आकर बैठ गए, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हुए, जिसकी वजह से हाइक्वान को वो सब यांगजी के साथ करना पड़ा। हाइक्वान ने यांगजी को तब छुआ था जब उसे पता नहीं था कि जोई प्रेग्नेंट है, वो भी बड़ी मुश्किल से और एक ही बार। लेकिन अब जब उसने यांगजी को दोबारा छुआ है, उसे बहुत गंदा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने जोई को धोखा दिया है, अब वो उसके काबिल नहीं रहा। हाइक्वान की बात सुनकर ईबो दंग रह गया, क्योंकि हाइक्वान के इन लॉज में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो हाइक्वान को तोड़ सके। ज़रूर ये उसके ही फादर का प्लान होगा। ईबो ने सोचा, भाई की ज़िंदगी भी आसान नहीं है। उसने उससे पूछा, भाई क्या तुम यांगजी से नफ़रत करते हो? हाइक्वान ने कहा, नहीं, वो तो अभी बच्ची है, सही गलत नहीं जानती और बहुत ज़िद्दी भी है। मैं उससे नहीं, उसकी ज़िद से नफ़रत करता हूँ। पता नहीं उसे कब अकल आएगी कि मैं और जोई एक दूसरे के लिए बने हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आई है। खैर जाने दो, मुझे तब तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक यांगजी खुद से समझ नहीं जाती और मुझे अकेला नहीं छोड़ देती। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये गलत बात है कि मैं उससे नफ़रत नहीं करता? हाइक्वान ने पूछा। ईबो के जवाब देने से पहले जोई दरवाजे से अंदर आते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। हाइक्वान ने जोई की तरफ देखा। जोई ने कहा, अभी तुमने कहा ना कि वो बच्ची है, उसे सही गलत की समझ नहीं है, अभी वो बस 20 साल की है। याद करो, जब हम 20 साल के थे हम तो उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी थे। मेरा यकीन करो हाइक्वान, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती हूँ। मैं तो बस इस बात से गुस्सा थी कि तुम उसके साथ सोए, लेकिन तुम दोनों शादीशुदा हो तो ये चीज़ भी तो नॉर्मल है ना। जोई ने हाइक्वान का हाथ अपने हाथ में लिया तो हाइक्वान उसकी तरफ देखकर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, जोई क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? जोई ने मुस्कुराकर कहा, माफ़ करने की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि तुम्हारी पत्नी जितने चाहे दांव पेच खेल ले, मुझे पता है इस जगह पर बस मैं बसती हूँ। उसने हाइक्वान के दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है हाइक्वान, और उसे मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं करूँगी। जोई ने कहा। हाइक्वान बिना पल के झपकाए जोई की तरफ देखने लगा और जोई भी। ईबो को ऐसा लगा कि वो कबाब में हड्डी बन रहा है। वो वहाँ से बाहर जाने के लिए मुड़ा तो जोई ने सख्त आवाज़ में कहा, ईबो रुक जाओ, पहले हमें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में बात करनी चाहिए। कैसी प्रॉब्लम? हाइक्वान ने अलर्ट होते हुए पूछा। जोई और ईबो दोनों चुप हो गए तो हाइक्वान ने पूछा, ईबो क्या तुम मुझे बताओगे भी? इस पर जोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो हाइक्वान को दिखाई। उसने कहा, इसे देख लो, तुम अपने आप ही समझ जाओगे। फिर जोई ईबो को लेकर किचन में चली गई। ईबो ने कहा, जोई मुझे नहीं लगता, ज़्यादा सोचो मत ईबो,
तुम्हें क्या लगता है बाहर के आदमी कंचे खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं? जोई ने कहा। इसलिए ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, शांत हो जाओ और पहले अपनी कॉफ़ी एंजॉय करो। ईबो कॉफ़ी पी ही रहा था, तभी हाईक्वान गुस्से में पैर पटकता हुआ किचन में चला आया। वो आते ही चिल्लाकर बताने लगा, ईबो, ये आदमी बहुत घटिया है, तुम बिल्कुल भी उस राजकुमारी से शादी नहीं कर रहे हो। जोई ने हाईक्वान को शांत करते हुए कहा, रुको, इतना हाइपर मत हो, पहले ईबो से तो पूछ लो कि उसे वो लड़की पसंद है या नहीं। इस पर हाईक्वान बिल्कुल शांत हो गया। उसने ईबो की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? तो ईबो ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। अब हाईक्वान जोई की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखने लगा तो जोई ने अपने कंधे उड़ाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि ईबो को वो पसंद है? मैं तो बस तुमसे ये कह रही थी, पहले तुम ईबो की राय जान लो। हाईक्वान ने चकल करते हुए ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है तो तुम्हें उससे शादी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम पहले से ही देख रहे हो कि मैं कितना दुखी हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह सफ़र करो। ईबो अपनी बात रखने जा रहा था, तभी हाईक्वान ने कहा, ईबो, मुझे पता है तुम हर किसी से दूर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसी कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से डैड तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है भाई, ईबो ने कहा। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो क्या ईबो? हाईक्वान चिल्लाया। खिड़की के बाहर खड़े लोगों की तरफ इशारा करते हुए वो बोला, क्या तुम इनसे डरते हो? हाईक्वान, वो मुझ पर नज़र रख रहे हैं और शायद इस बार भी ईबो के खिलाफ मैं ही उनका मोहरा हूँ। जोई ने ईबो के हाथ को सहलाते हुए कहा। अब ईबो ने सर झुकाकर कहा, ऐसा नहीं है भाई, वो जानते हैं युआन के बारे में। ईबो की बात सुनकर हाईक्वान और जोई दोनों ही शॉक हो गए। हाईक्वान ईबो को लेकर लिविंग रूम में पहुंचा। ईबो को लग रहा था कि शायद हाईक्वान गुस्सा है, लेकिन हाईक्वान ने बहुत ही शांति से कहा, ईबो, मेरे छोटे भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम जोई, युआन या मेरे लिए अपनी खुशियों का गला घोट दो। अगर तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं हो तो तुम्हें उससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल मेरे परिवार का, तो उनकी रक्षा करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। ईबो ने जोई की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। जोई ने कहा, ईबो, 2 साल पहले जो हुआ उसके लिए अभी तक मैं अपने आप को कसूरवार मानती हूँ। अगर हाईक्वान की ज़िंदगी में मैं नहीं होती तो आज वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा होता। और इस बार मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी भी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए भाई? डैड ने मुझे रात तक का वक्त दिया है जवाब देने के लिए। मुझे नहीं लगता डैड के खिलाफ लड़ने के लिए मैं मेंटली या फिज़िकली तैयार हूँ। यहाँ तक कि मुझे घर जाने से भी डर लग रहा है, क्योंकि डैड मेरा इंतज़ार ही कर रहे होंगे। उन्हें तो बस अपने पैसा और पावर की पड़ी है। ईबो ने अपने दिल की बात बताई। जोई ने कहा, तुम्हारे डैड इतने आसानी से नहीं मानने वाले। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। क्वान ने जोई के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जोई सही कह रही है, मेरे पास एक उपाय है। पास के शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, कुछ दिनों के लिए तुम उसके साथ रहने चले जाओ। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और पांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।